अपने माँ के बिना अपने लिए और अपने भाई के लिए दाना ढूंढ कर लाता है। सो जा मेरे भाई, मैं अपने भाई को कभी भी दुख महसूस नहीं होने दूंगा। मैं हमेशा अपने भाई के सारे दुख खुद पर ले लूंगा। और ऐसे ही कुकू अपने छोटे भाई से लाड प्यार करते करते दोनों सो जाते हैं। कुकू अपने छोटे भाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखता, उसे समय पर खाना देता और बाहर की सारी बातें सुनाता और उसे जंगल के हालात से आगाह करता। ऐसे ही दिन बीतते गए और कुकू का छोटा भाई जूजू अब बड़ा हो गया। वह अब उड़ने भी लगा था। जूजू बहुत ही लाड प्यार से पला बढ़ा था। उसके भाई ने उसे कभी भी कोई भी कष्ट होने ना दिया। जूजू, कल तुम फिर उल्लू के पास गए थे ना? पता है, मम्मा ने हमें उल्लू के पास जाने से मना किया करती थी। भाई तुम बड़े हो, इसका ये मतलब नहीं कि मैं हर जगह आपसे पूछ कर गया करूं। अब मैं भी बड़ा हो गया हूँ, अपना अच्छा और बुरा जानता हूँ। जूजू की बात सुनकर कुकू खामोश हो जाता है। जूजू का उल्लू के साथ दोस्ती हो गई थी। वह हर रोज घर से निकलते ही सीधे उल्लू के पास चला जाता। सुनो, क्या तुम देख रहे हो कितना प्यार है कुकू और जूजू में? हाँ वो तो है। और तुम जानते हो ना, मुझे बहुत मजा आता है ऐसे प्यार में दरार डालने में। हाँ, वो कौन सी तुम्हारी नई आदत है? जूजू बता रहा था कि कुकू उसे हमारे पास आने से मना कर रहा है। क्यों ना इन दोनों भाइयों में लड़ाई करा दिया जाए। जूजू तुम आ गए, खाओ खाओ, ये तुम समझो तुम्हारा अपना ही घर है। आखिर कब तक तुम अपने भैया के सहारे जिंदगी गुजारोगे? अब तो तुम बड़े हो गए हो, अब खुद से जीना सीखो। क्या मतलब है आपका? मैं समझा नहीं। अब तुम कुकू से कहो कि अब जो दाने हम दोनों लाएंगे वो इकट्ठे नहीं खाएंगे, बल्कि अपना अपना दाना बांट कर खाएंगे। जूजू तुम तो बहुत मेहनती हो और कुकू हर वक्त अपने बड़े होने का रोग तुम पर झाड़ता रहता है। बात तो तुम्हारी ठीक है, आखिर मैं भी अब बड़ा हूँ। उल्लू जूजू को इस तरह की बातों से बिगाड़ने लगता है और जूजू को लगता है कि उल्लू को उसके साथ बहुत ही सहानुभूति है। जूजू आज भोजन तुम यहीं से लेकर जाना और जाके बता देना अपने भाई को कि अब मैं भी बड़ा हो गया हूँ। इस तरह जूजू उल्लू की बातों में आ जाता है। भाई अब हम बड़े हो गए हैं, मैं सोच रहा हूँ कि हम अपना दाना बांट कर खाएंगे। ये तुम क्या कर रहे हो भाई? मम्मा ने कहा था कि हमेशा मिलके रहना, एक दूसरे का ख्याल रखना। वो तो छोटे समय की बात है ना, अब हम बड़े हो गए हैं। तुम मेरे लाड़ प्यार का नाजायज फायदा उठा रहे हो। जो भी समझो, लेकिन मैं दाना अलग ही खाऊंगा। और कुकू फिर से खामोश हो जाता है। क्या मान गया? बहुत मुश्किल से माना होगा तुम्हारे भाई ने। हाँ, मान तो नहीं रहा था, लेकिन मैंने जिद की तो खामोश हो गया। खामोश तो उसे होना ही था, क्योंकि उसे पता है ना कि कल आकर ये घोंसला उसी का होगा, इसीलिए वह तुमसे लड़ाई नहीं करता। अच्छा ये बताओ, जब कल हो के वह तुम्हें अपने घोंसले से निकाल फेंकेगा तो तुम कहाँ जाओगे? कुकू ऐसा क्यों करेगा? तुम देखना, वो ऐसा ही करेगा, लेकिन तुम भी डट जाओ। इससे पहले कि वह तुम्हें घोंसले से निकाले, तुम आज ही उसे जाके कहो कि घोंसले में छोटे बेटे का हक होता है और वो जाके कहीं और बंदोबस्त कर ले। तुम्हारा धन्यवाद, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। इस तरह जो उल्लू की बातों में आकर वह अपने घर की तरफ रवाना होता है। भला तुम्हें मिलता क्या है ऐसी शरारतें करके? मैं अकेला ऐसा नहीं करता, ऐसा करने वाले और भी बहुत सारे पक्षी हैं जो ऐसा पसंद करते हैं। वैसे मिलेगा तो कुछ नहीं, बस मजा आता है ऐसा किसी का घर बर्बाद करके। तुम्हारी माँ भी ऐसे ही किया करती थी। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं रोज रोज तुमसे झगड़ा करूं। बस मैंने आज एक निर्णय लिया है। जीजू, बहुत गुस्से में हो। क्या निर्णय लिया है? ये घोंसला तुम्हारा होगा या मेरा? हम दोनों एक साथ इकट्ठे नहीं रह सकते। शर्म करो, क्या कर रहे हो? बहुत शांति पहुंचा रहे हो अपनी माँ की आत्मा को। ये माँ कहाँ से बीच में आ गई? मुझे पता है तुम मुझे ही भगा दोगे। मैं छोटा हूँ ना, मैं ही चला जाता हूँ। लेकिन अब मेरा तुम्हारे साथ गुजारा नहीं। क्या ये तुम्हारा अंतिम निर्णय है? कुकू ने धीमे स्वर में अपने भाई से पूछा। हाँ, और मेरे दोस्तों का भी यही ख्याल है। तो ठीक है, तुम ये घोंसला ले लो और मैं कहीं और चला जाता हूँ। और फिर कुकू वहाँ से चला जाता है। आज कुकू अंदर से टूट चुका था। वह एक पेड़ पर बैठ जाता है और चांद की तरफ देखते हुए रोने लगता है। माँ, तुमने कहा था ना कि जब कभी दुखी हो तो चांद की तरफ देखकर मुझे याद कर लेना। माँ, मैंने अपने भाई को पालने में बहुत दुख उठाया, लेकिन मैं घबराया नहीं।
कर वहाँ से चला जाता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके भाई ने उल्लू के पास जाने से क्यों मना किया था। वह फिर इधर उधर अपने भाई को ढूंढने लगता है। कुकू शायद अब बहुत दूर निकल गया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने हमेशा अपने होते। दूसरों के बहकावे में आकर हमें कभी भी अपनों से बगावत नहीं करना चाहिए और न ही अपनों को बुरा भला कहना चाहिए, क्योंकि मुंह से निकली हुई बातें और गुजरा हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। टूनी चिड़िया, तुम कितनी खुशकिस्मत हो, तुम्हारी बेटी कितनी अक्लमंद है। एक मेरी मोनी है जो हर समय शरारतें ही करती रहती है। पारो, तुम परेशान क्यों होती हो? अभी बच्ची है ना, खुद ही समझ जाएगी। अब बच्ची कहाँ रह गई है, अब तो बड़ी हो गई है। सोनू से तो बड़ी है, लेकिन अभी भी उसकी हरकतें बच्चों जैसी है। मुझे तो हर समय उसकी फिक्र ही लगी रहती है, कहीं कोई ज्यादा खतरनाक काम न कर दे। मोनी थी तो सोनी से बड़ी और बहुत ही सुंदर, लेकिन उसका काम एक भी अच्छा ना था। हर कोई इससे तंग था, क्योंकि वह हर पक्षियों को तंग किया करती थी। इस बार भी पूरब से पक्षी परावास करके हमारे पास आएंगे, क्योंकि इन दिनों वहाँ सूखे का समय चल रहा होता है। और इस बार भी हमें उन पक्षियों की मेहमान नवाजी अच्छे से करनी होगी, क्योंकि जब हमारे जंगल में सूखा आता है और हम उनके जंगल में जाते हैं तो वो भी हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। सभी पक्षियाँ पूरब से आने वाले पक्षियों की बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। राणा और पारो भी तैयारी में लगे हुए थे उन पक्षियों का स्वागत करने के लिए। मम्मा, आप मुझे भी बताएं कि मैं क्या काम करूं? मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ मेरी बेटी, तुम फूल ले आओ, जब पक्षी आएंगे तो हम उन्हें पेश करेंगे। जी मम्मा। सोनी भी अपनी माँ के साथ बढ़ चढ़ कर तैयारियों में हिस्सा लेती है, जबकि मोनी को कुछ तो पता ही नहीं था। पारो चिड़िया जब अपनी बेटी मोनी को देखती तो और भी परेशान हो जाती। पक्षियों, बस अब हम पहुँचने ही वाले हैं। मम्मा, मैं बहुत थक गया हूँ। बस बेटा, वहाँ जाकर तुम्हारी सारी थकावट दूर हो जाएगी, जब राणा और पारो हमारी सेवा करेगी। जल्द ही पूरब से आने वाली पक्षियाँ अपनी मंजिल में पहुँच जाते हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे इस जंगल में। हम सभी बेचैनी से इंतजार कर रहे थे आप लोगों का। आप लोगों का धन्यवाद। हम लोग भी बेचैन थे आप लोगों से मिलने के लिए। माँ, ये कितने प्यारे फूल हैं। बेटा, ये फूल सोनी लेकर आई थी आपके लिए। पारो चिड़िया बहुत ही शर्मिंदा थी, क्योंकि उसके पास उसकी बेटी मोनी की तारीफ करने के लिए कुछ भी ना था। मोनी, मैंने तुमसे आखिरी बार कह दिया है कि अपने आप को ठीक कर लो। अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है और मैंने जीजू को तुम्हारे लिए पसंद किया है। ये क्या बात हुई? आप तो बस मेरे पीछे ही पड़े रहते हैं। अभी तो मेरे खेलने के दिन है। सोनी को देखा है, कितनी तमीज वाली है। सभी उनकी तारीफ करते हैं। मैं नहीं चाहती कि मीना उसे पसंद कर ले अपने बेटे के लिए। जीजू बहुत समझदार बच्चा है और मैं तुम्हारी शादी उसी के साथ करवाऊंगी। तुम्हें अपने आप को बदलना होगा। लेकिन जूजू को दिल ही दिल में सोनी अच्छी लगने लगी थी। वह सोनी के बारे में अपनी माँ से बात करता है। माँ, जब हम वापस जाएं तो क्यों ना हम सोनी को भी अपने साथ ले जाएं? अच्छा, तो ये बात है। अच्छा, अब पता चला कि मेरा बेटा टूनी के घर के सामने क्यों खड़ा रहता है। मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया है। मेरे दिल को शांति मिल गई है कि मेरे बेटे की पसंद इतनी अच्छी हो गई है। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। जब मीना और जूजू आपस में बातें कर रहे थे, तभी पारो उनकी बातों को सुन लेती है। मैं भी देखती हूँ कि कैसे सोनी जूजू की दुल्हन बनती है। मीना, तुम्हें पता है कि टूनी और सोनी कितनी चालाक है? ये सब अच्छा होने की एक्टिंग कर रही है। अंदर से तो ये दोनों बहुत खतरनाक है। सोनी ने तो हर पक्षी के नाक पर दम कर रखा है। किसी के घोंसले में कोई दाना नहीं छोड़ती। अगर कोई पक्षी उसकी शिकायत लेकर जाता है तो टूनी उसी का अपमान करती है। अच्छा, पर मुझे तो वो बहुत अच्छी और मेहनती लगती है। सब दिखावा है, तुमसे कोई मतलब होगा ना, इसीलिए वो तुम्हारे सामने अच्छी बन रही होगी। मीना को टूनी और सोनी का खिलाफ करने के बाद पारो वहाँ से चली
आई होगी। वह अपनी मम्मा के साथ ज्यादा बोल नहीं सकता था क्योंकि वह अपनी मम्मा की बहुत इज्जत करता था। मीना बहन, क्या बात है? कल से आप हमारे घर नहीं आई। सोनी आपके लिए बहुत अच्छा भोजन लाई थी। अपनी मेहमान नवाजी अपने पास ही रखो। अगर अपने दिल में किसी के लिए बुराई हो तो उसे जाहिर कर देना चाहिए। दिल में छुरी और मुंह में राम राम नहीं करना चाहिए। मैं कुछ समझी नहीं आपकी बात। तुम्हें समझने की कोई जरूरत नहीं है। बस तुम मुझसे और मेरे बच्चे से दूर ही रहो। ऐसा कहते हुए मीना वहाँ से पारो की तरफ उड़कर चली जाती है। जैसे ही वह पारो के घर के पास पहुँचती है तो उसे जोर जोर से कुछ आवाज सुनाई देती है। फिर वह पास ही में बैठकर उनकी बातों को सुनने लग जाती है। मोनी, तुम बात आ जाओ अपनी हरकतों से। आज से दाना लाने तुम्हें खुद ही जाना होगा। और हाँ, मीना और उसके बेटे जीजू के लिए तुम्हें ही दाना लाना है। ये तो कभी नहीं हो सकता। ना मैं अपने लिए दाना लाऊंगी और ना ही उनके लिए। मैं उनकी नौकर नहीं हूँ जो उनके लिए दाना लाऊं। शर्म करो शर्म। उनका नहीं तो मेरा ही कुछ ख्याल कर लो। पहले ही तुम्हारे लिए मैंने बहुत बड़ा झूठ बोला है कि टूनी और उसकी बेटी बहुत बुरी है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जीजू जैसा समझदार बच्चा मेरे हाथ से निकल जाए। तो मैं क्या करूं? तुम्हें मीना और उसके बेटे जीजू की ज्यादा से ज्यादा सेवा करनी होगी। मैं तो उस बुढ़िया को एक झटके में ही मार दूंगी। चुप कर जाओ। अगर किसी ने सुन लिया तो मेरे किए पर पानी फिर जाएगा। जब मीना पारो और उसकी बेटी की बातें सुनती है तो वह हैरान रह जाती है। साथ ही उसे उन बातों पर शर्मिंदगी महसूस होती है जो वह टूनी चिड़िया से कहकर आई थी और फौरन वह माफी मांगने के लिए टूनी चिड़िया के पास चली जाती है। टूनी मेरी बहन, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं शर्मिंदा हूँ। और साथ ही मीना टूनी को पारो के बारे में सब कुछ बता देती है। मीना की बातें सुनकर टूनी बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि टूनी चिड़िया पारो का हर मुश्किल में साथ दिया होता है। ऐसे ही समय गुजरता गया। अच्छा पक्षियों, आज हमारे जाने का समय आ गया है।